वेलकम बैक टू द चैनल पीपल। तो हम देख रहे हैं बीपैक 105 का यूनिट 4। पहले की जो यूनिट है 1 2 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम देखने वाले हैं चौथा यूनिट हमारे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का। ब्लॉक 2 हम शुरू कर रहे हैं। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का जो बेसिक जानकारी है वो हो चुका है। अब हम ब्लॉक 2 में क्या पढ़ने वाले हैं, सिविल सर्विसेज इंडिया में कैसी होती है वो पढ़ने वाले हैं। तो सिविल सर्विस क्या होती है, कैसी होती है, उसका चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट, एक समझ लीजिए इंट्रोडक्शन सा ये हमारे यूनिट हमको प्रोवाइड करती है। So, ये तो आप जानते होंगे, if you're following my channel, you can subscribe it if it helps you. So the thing is that जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, आपको किताब से पढ़ाया जाएगा। बाकी चैनल्स में मुझे ये एक लॉस दिखा कि वहां पे कहीं से पीडीएफ वगैरह से पढ़ा देते हैं, बट आई बिलीव बुक में जो लिखा है वो पढ़ाओ तो ज्यादा बेहतर होता है। So the one who is going to check your paper will be happy that you have written things from the book. You can even take screenshot of the things। मतलब एक पेपर है, उसका मतलब एक टॉपिक है ना, फॉर एग्जांपल ये मीनिंग है, उसका मैं एक ही पीपीटी बनाऊंगी तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सिमिलरली बाकी टॉपिक्स का भी, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, ऑब्जेक्टिव से वो क्वेश्चन डिराइव करेंगे, देन वी विल सी इंट्रोडक्शन, फिर हम देखेंगे मीनिंग सिविल सर्विस की क्या होती है, मीनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्वेश्चन आया है, यू नो। देन टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्या है, उसके फीचर क्या है और रोल क्या है ब्यूरोक्रेसी का, और ग्रोइंग इंपॉर्टेंस क्या है आज के जमाने में ब्यूरोक्रेसी का, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स अगेन क्वेश्चन आया है। ये दो दो अकेले अकेले आए हैं, टाइप्स ऑफ में भी आया है और ये एक अम्ब्रेला क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। देन वी विल फाइनली सी द कंक्लूजन व्हाट बुक सेज अस, ताकि हम अगले जो 5th यूनिट है उसके लिए अपने आप को सेटअप कर सकें, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव्स। अब इस यूनिट को पढ़ने के बाद आप क्या क्या जानोगे ये पॉइंट्स आपको बताते हैं, ठीक है। साथ में ये भी है कि इस प्रकार के प्रश्न आने की आशंका है। तो आपके नोट्स बनाने के बाद या पढ़ने के बाद मोस्ट पीपल लास्ट मोमेंट में पढ़ते हैं, मैं भी वैसी थी, बट एनीवेज पहले पढ़ लो बेहतर होता है दर्शकों। सो अगर आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहे हैं, आपके पास क्षमता है, देन यू आर रेडी टू गो। इवन आई वुड सजेस्ट यू कि आप ये इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो और एग्जाम से पहले अगर आप लिटरली प्रैक्टिस करना चाहते हो रिलीजियसली, तो आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं इसी प्लेलिस्ट में, बीपैक 105 मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, यू विल बी एबल टू गेट इट ऑल्सो, ओके। सो हम देखेंगे मीनिंग और ग्रोथ किस प्रकार से, मीनिंग क्या है और ग्रोथ किस प्रकार से हुई है हिंदुस्तान में सिविल सर्विस की, ठीक है। Then we will see the meaning of bureaucracy. Bureaucracy क्या है, क्या क्या टाइप्स हैं ब्यूरोक्रेसी के, जो मल्टीपल डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्कॉलर्स ने आइडेंटिफाई किए हैं। तो स्कॉलर बेस्ड क्वेश्चन आने की भी चांसेस हैं, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल फीचर्स, दो अलग तरह के स्ट्रक्चरल फीचर और बिहेवियरल फीचर ब्यूरोक्रेसी के क्या है। फिर हमारा प्रश्न बन सकता है कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस, मतलब जो इंपॉर्टेंस है हमारी ब्यूरोक्रेसी की इन द मॉडर्न स्टेट, इन द सेंस स्टेट इज आल्सो विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ Indian states, but if we take it in a more scholarly way, state is also something considered as a nation. So you need to understand, आज के जमाने में जब दुनिया तरक्की में जा रही है, तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट्स हैं, भले ही वो एक स्टेट हो हमारे देश के कॉन्टेशन में, केरला हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, यूपी हो, ठीक है, या फिर वो एज अ स्टेट किस प्रकार से इंडिया हो, या यूएस हो, या फिर यूके हो, या फिर नीदरलैंड्स हो, या फिर बेल्जियम हो, तो दिस कुड आल्सो बी कंसिडर्ड अ स्टेट। जस्ट अ कॉनोटेशन, बिकॉज यू आर अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टूडेंट, यू शुड नो दिस, ओके। सो फैक्टर्स पूछे जा सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी का जो मुख्य इंपॉर्टेंस है वो किस प्रकार से बढ़ा जा रहा है, क्यों बढ़ रहा है, किन फैक्टर्स के कारण बढ़ रहा है, दिस क्वेश्चन कैन कम। देन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के, ये हमारे प्रश्न आ चुके। फंक्शंस डिसफंक्शन, अब आप समझ लीजिए, या तो मेरिट डिमेरिट बोलेगा या फिर फंक्शन डिसफंक्शन बोलेगा। वहां फिर अगर आपको एग्जाम में आ गया तो आकर बताना ये मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आए, अगर नहीं आए तो आकर मेरे चैनल को रिपोर्ट करके जाना, एक घटिया सा कमेंट देना ताकि मुझे रीच मिले, ओके। So we will move further and we will see introduction. ठीक है, अब हम हमारे इंट्रोडक्टरी पार्ट में आ गए। तो ब्यूरोक्रेसी का इंट्रोडक्शन कुछ इस प्रकार दिया गया है कि जो हमारा प्रशासन है, जो प्रशासनिक सिस्टम है, उसमें ब्यूरोक्रेसी एक फंडामेंटल कंपोनेंट है, एक मौलिक कंपोनेंट है, एक वेरी मुख्य कंपोनेंट है, हिस्सा है। अब देखो स्कॉलरली व्यू किस प्रकार से बताया जा रहा है, कि कुछ स्कॉलर कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी और सिविल सर्विस सेम है, मतलब ब्यूरोक्रेसी इज इक्वल टू सिविल सर्विस, सिनोनिम के रूप में। फॉर एग्जाम्पल बड़ा, देखो बड़ा शब्द है ना, एक बिग, enormous, huge, immense,
तो ये सेम सेम शब्द है। तो सिमिलरली ब्यूरोक्रेसी और सिविल सर्विस को जहां कुछ स्कॉलर्स जो है एज सेम यूज कर लेते हैं अक्सर, कुछ जो स्कॉलर्स है वो कहते हैं कि नहीं भाई ब्यूरोक्रेसी डिफरेंट है, क्योंकि उसमें क्या है, ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स डिजिग्नेट होते हैं, मतलब देयर आर ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स इन ब्यूरोक्रेसी जिनको सर्टेन ड्यूटीज सर्टेन टास्क असाइन किए जाते हैं परफॉर्म करने को। इस प्रकार से कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो होती है डिफरेंट। ठीक है। So, although you know अक्सर frequently एक negative connotation build होता है with regarding to bureaucracy as a term, as a concept, साथ ही साथ public criticism होते हुए भी bureaucracy as a term, as a concept is very essential and is a very important part of every organization. Without bureaucracy, not any organization can withstand. चाहे ही वो गवर्नमेंट एजेंसी हो, रिसर्च बॉडी हो, चैरिटेबल ट्रस्ट हो, एनजीओज हो, कंपनीज हो, हर जगह ब्यूरोक्रेसी, इवन स्कूल्स हो, यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का होना आवश्यक है। अब देखो, its staying and survival capacity is attributed to the fact that organization gain more by retaining a structured bureaucracy than by abandoning it. So एक organization कितनी देर तक टिकेगा और कितना बढ़िया टिकेगा, वो भी किस क्षमता के साथ, वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है उस ऑर्गेनाइजेशन के पास, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्ड bureaucratic system that organization has, or it is not abandoning, मतलब without bureaucratic system वो organization नहीं चल रहा है। So that is how bureaucracy is very important. This is an introduction for you to know. Further it's explained in other points also. Okay, we will see eventually. अब हमारा पार्ट आ जाता है जहां हमने जानना है मीनिंग ऑफ सिविल सर्विस क्या होती है। ठीक है। सो ये तो आपको जानना, दिस इज वेरी बेसिक, कि एक जो गवर्नमेंट है, एक जो सरकार है, उसका ना इनडिस्पेंसेबल आर्म है, मतलब सोच लो राइट हैंड लेफ्ट हैंड होता है ना, तो वैसे ही मतलब एक ऐसा हाथ है, एक ऐसा पार्ट है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता हमारा सिविल सर्विस। क्यों? क्योंकि इट इज प्रोवाइडिंग द कॉम्पिटेंसीज नेसेसरी फॉर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव गवर्नमेंट। जो भी क्षमताएं हैं, कॉम्पिटेंसीज, जो भी क्षमताएं हैं, जरूरत है एक गवर्नेंस, गवर्नमेंट को जरूरत है एक, मतलब सरकार को देश की प्रगति के लिए और देश को चलाने के लिए जो एफिशिएंट और इफेक्टिव गवर्नेंस की आवश्यकता है, वो कौन प्रोवाइड करता है? सिविल सर्विस प्रोवाइड करता है। सो हम सर्टेन की डेफिनेशंस देखेंगे बाय सर्टेन स्कॉलर्स। ओके, मैं यहाँ पे आपके लिए हाइलाइटर का प्रयोग करूंगी ताकि थोड़ा क्लीन लगे। सो ये हम पिछले चैप्टर में भी देख लिया आई बिलीव। तो हरमन फाइनर सेज, देखो यहाँ पे ये जो डबल कोटेशन में दिया हुआ है, आपको ये एग्जाम में लिखोगे तो बहुत बेहतर है, तीन चीजें बता रहे हैं। वो कहते हैं कि सिविल सर्विस इज अ प्रोफेशनल बॉडी ऑफ ऑफिशियल्स, एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स है जो क्या है, पहला परमानेंट है, दूसरा जिनको पे किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? पिछले चैप्टर में बताया था कौन से फंड से किया जाता है, अभी कमेंट करके बताइए, देखते हैं आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर देख ही रहे हैं बस, राम चल दुनिया चल रही है आपकी। और पेड है और स्किल्ड है। ठीक है, परमानेंट है, टेम्पररी नहीं है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव टेम्पररी होते हैं जो 5 साल के आते हैं, हमारे जो सिविल सर्वेंट्स है वो परमानेंट है, मतलब परमानेंट इन द सेंस उनका जो आयु है वो पूरे होने के बाद। ठीक है, देन आयु या फिर जो भी डिफाइंड है, ठीक है, शॉर्ट सर्विस टर्म हुआ तो। देन आता है पेड है, वो कौन से फंड से, कमेंट में बताइए। और स्किल्ड है, वो स्किल्ड क्राइटेरिया मीटिंग के बाद। ठीक है, देन ही सेज what is this, what is civil service? He says ऐसी प्रोफेशनल बॉडी विदाउट विच, जिसके बिना गवर्नमेंट खुद ब खुद में अपने आप में इम्पॉसिबल है। दिस इज व्हाट हरमन फाइनर सेज, दिस इज हाउ वी शुड एनालाइज अ डेफिनेशन। ओके, देन कम्स E.N. Gladden. What he states, he defines that civil service is a government institution. ठीक है, गवर्नमेंट, ये पिछले महीने, सॉरी पिछला जो चैप्टर था उसमें भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो ही सेज कि पहली बात, सिविल सर्विस क्या है? एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। दूसरी बात, क्या कंप्राइज करती है? ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसमें जो स्टाफ है वो कौन है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से।
अर्थात यूनियन स्टेट का सिस्टम है ना हमारे देश में, तो हमारी सिविल सर्विस का जो स्टाफ होगा जो मध्य प्रदेश में बैठ के काम कर रहा है वो मध्य प्रदेश का स्टाफ नहीं है, वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ है, अर्थात वो यूनियन का स्टाफ है, ठीक है। रिप्रेजेंटिंग एन आइडियल ऑफ वोकेशन फॉर ऑफिशियल्स डिवोटेड टू कम्युनिटी सर्विस। ये आइडियल ऑफ वोकेशन मैंने पिछले चैप्टर में एक्सप्लेन नहीं किया था, बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वोकेशन और प्रोफेशन दो शब्द है, ठीक है। वोकेशन और प्रोफेशन ऐसे दो शब्द हैं जिनको ना एक साथ एक मान के अक्सर सिनोनिमसली यूज कर लिया जाता है, परंतु बोथ आर डिफरेंट। प्रोफेशन मतलब क्या है, जॉब या प्रोफेशन, प्राइमरली एक ऐसा जरिया जिससे आप क्या लिविंग कमा रहे हो, अपना दिनचर्या रोजी रोटी करा रहे हो, अपनी स्किल्स बढ़ा रहे हो, ताकि आप एक स्टैंडर्ड परस्यू कर सको, आप एक लाइफस्टाइल जी सको, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोफेशन। फिर आता है वोकेशन का कॉन्सेप्ट। वोकेशन मतलब एक ऐसा कॉलिंग, एक ऐसा doing of work whereby which aligns your core identity, which is something जो आपकी core identity से आपके values से आपके सिद्धांत से और आपका एक ऐसा desire कि आप contribute करना चाहते हो ग्रेटर गुड के लिए, ठीक है। सो दैट इज वोकेशन। सो दिस इज व्हाट, ऐसे लोग, ऐसा स्टाफ जो आइडिया ऑफ वोकेशन को सर्व करते हैं, ठीक है। आइडिया ऑफ वोकेशन इन द सेंस ऐसे ऑफिशियल्स जो किस चीज के लिए डिवोटेड है, towards community service. Now I hope this is clear to you. That's why I did not explain it in previous chapter. Okay. Now comes another definition by Ram Se Muni. ये ideal of vocation आप mention कर सकते हो। Similarly ये point जो है ये भी आप हमारे फाइनल भाई साहब का भी आप लिख सकते हो, ठीक है। राम से मोयर says what, let's see. He notes that the power of the permanent civil service is found in administration, legislation, and finance, as it shapes laws and decides on taxation and spending. अब कहा जा रहा है, ये बता रहे हैं, पावर डिफाइन कर रहे हैं। पहला तो देखो कहते हैं कि सिविल सर्विस जो है वो परमानेंट है, ये भी कह रहे हैं, देखो परमानेंट है, ठीक है, वो बोल रहे हैं। तो वो बोलते हैं जो सिविल सर्विस की पावर है वो कहाँ पाई जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन में, लेजिस्लेशन में और फाइनेंस में। क्यों? क्योंकि जो सिविल सर्विस है वो लॉज को शेप करते हैं, ठीक है। एक मिनट, कलर चेंज कर दीजिए, वेट लेट्स मी सी, लाइट कलर हमारे पास है कि नहीं। देखो पहला वो कह रहे हैं सिविल सर्वेंट्स परमानेंट है, उनकी पावर तीन चीजों में आती है, और वो तीन चीजें क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेशन एंड फाइनेंस, ठीक है। क्यों आती है? क्योंकि वो क्या शेप कर रहे हैं, लॉ शेप कर रहे हैं, वो टैक्सेशन डिसाइड कर रहे हैं, और स्पेंडिंग कितनी होगी डिसाइड कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक होलसम डेफिनेशन है, जिसमें आपको बताया जा रहा है सिविल सर्विस क्या है, उसकी क्षमता क्या है, वो क्या करती है, और उनके करने से क्या होता है, ठीक है। सो देखो पहले वो बोल रहे सिविल सर्विस एक परमानेंट बॉडी है, ठीक है। फिर सिविल सर्विस की पावर डिफाइन कर रहे हैं, पावर और फंक्शंस किस किस में आता है, एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशनल पावर है सिविल सर्विस के पास, लेजिस्लेटिव पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव में एग्जीक्यूटिव समझ लो, ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर है, और फाइनेंशियल पावर है। अब लेजिस्लेटिव पावर हम पिछले चैप्टर में देख चुके हैं कि जब लेजिस्लेशन में लॉज बन के आते हैं, पीछे का फॉर्मुलेशन कौन हेल्प करता है, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को, हमारे सिविल सर्वेंट्स हेल्प करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इंप्लीमेंटेशन हो गया, मॉनिटरिंग हो गई, इवेलुएशन हो गया, ठीक है। तो देखो वो लोग लॉ शेप कर रहे हैं। अब देखो उनके एक्शंस पे आ गए, हम लॉ शेप कर रहे हैं। डिसाइडिंग ऑन टैक्सेशन, जो बजट आता है ना हमारा, जो हमारे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर प्रोवाइड करते हैं, वो कहाँ से फॉर्मुलेशन पीछे बैठ के हो रही होती है, कमिटी बिठाई जाती है, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, कौन होते हैं वो, कहाँ से आते हैं वो लोग, सिविल सर्विस से आते हैं, ठीक है। तो फाइनेंस आ गया, स्पेंडिंग इज ऑल्सो इंक्लूसिव ऑफ finance as a matter. So this is how we need to analyze the definitions which are there in our book. Okay. इसके बाद ना एक कोर फंक्शन है जो आपको समझना जरूरी है, ये नोट में शायद पिछले चैप्टर में नहीं था इसलिए मैंने ऐड किया है, ऑल्दो यू नो इट, बट इफ अगर आपने पिछला चैप्टर पढ़ा होगा तो आप नो इट, अगर नहीं तो भाई क्या बोलना। तो कोर फंक्शन जो है हमारे सिविल सर्विस का वो आप समझिए, मेजर टास्क है टू फोल्ड है, हमारे चैप्टर में ये कहा जाता है टू फोल्ड है। पहला, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम जो हमारी सरकार लाकर देती है, बोलती है भैया इम्प्लीमेंट करो। दूसरा, पॉलिटिकल मास्टर्स, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है, जो पॉलिटिकल सर्वेंट्स हैं पब्लिक के, उनको
हेल्प करना कि ये जो पॉलिसीज प्रोग्राम्स आए हैं इनको बनाने में जो हेल्प कौन करता है, हमारा सिविल सर्विस करता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्पेसिफिक टॉपिक, मीनिंग ऑफ सिविल सर्विस। ये पूरे आपके जो एक्सप्लेनेशन में ये लिखा हुआ है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए, मैं बताऊंगी कहाँ कहाँ लेना है, मैं क्लीन कर दूंगी वरना आप बोल दो ये कैसी टीचर है। ठीक है, ओके। सो नाउ वी कम टू द अनदर पार्ट विच इज मीनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी क्या है? पहला तो एक कॉम्प्लेक्स टर्म है, स्पेलिंग मुझे याद नहीं होती, आपको भी नहीं होती होगी, प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगी, ठीक है। सो एक कॉम्प्लेक्स टर्म है जिसको लिखना भी मुश्किल है लेकिन समझना आसान, और लिख भी लेंगे हम लोग, ठीक है, कोई नहीं। सो various connotations, various thoughts, various perceptions, various way of understanding है ब्यूरोक्रेसी एज अ टर्म की, डिपेंड्स अपॉन द स्कॉलरली पर्सपेक्टिव। मतलब कौन सा स्कॉलर ब्यूरोक्रेसी को किस प्रकार से समझता है उसके ऊपर निर्भर करती है ये चीज, ठीक है। तो हम स्कॉलरली पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। तो जेएस मिल एंड लास्की, they referred bureaucracy as rule of officials in government system। छोटी सी बात है, शुरू होते ही खत्म हो गई, ठीक है। तो रूल ऑफ ऑफिशियल्स इन गवर्नमेंट सिस्टम हमारे जेएस मिलर लस्की भाई साहब बोलते हैं, हम आपको स्क्रीनशॉट का समय देंगे, ठीक है। फिर आते हैं मार्शल ई डिमॉक। He identifies bureaucracy as institutionalism written large। ये मैं समझाती हूँ, पहले हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं। Where institution overshadow individuals and division of labor and hierarchy are standard। अभी जो मैंने चार चीजें यहाँ पे हाईलाइट की है वो जरूरी। सबसे पहली चीज इंस्टीट्यूशनलिज्म रिटन लार्ज, कुछ समझ नहीं आया छोड़ देते हैं, बाद में समझते हैं। पहला ये कहते हैं वो कि इंस्टीट्यूशंस ओवरशैडो इंडिविजुअल। इंस्टीट्यूशनलिज्म आप यहाँ पे पकड़ लीजिए, ठीक है। तो पहली चीज तो हम लोग क्या बोला जा रहा है कि इंस्टीट्यूशंस जो है वो ओवरशैडो करते हैं इंडिविजुअल को। मतलब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग है, उसमें भले ही सो एंड सो इंडिविजुअल काम कर रहे हैं लेकिन उनको एज इंडिविजुअल नहीं देखते हुए एज एन इंस्टीट्यूशन देखा जाएगा। और ये इंस्टीट्यूशन क्या है? हमारी ब्यूरोक्रेसी है। दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ओके। सो इंडिविजुअल्स ही हैं इस इंस्टीट्यूशन में, लेकिन उसको एट अ लार्ज हम ब्यूरोक्रेसी के रूप में देख रहे हैं। सो दैट इज इंस्टीट्यूशन ओवरशैडोइंग इंडिविजुअल। दूसरा, ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां डिवीजन ऑफ लेबर हो, कौन क्या काम करेगा, कैसे करेगा, और हायरार्की हो। अब ये दो चीजें बोली गई है, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर हो और हायरार्की हो, और ये दोनों चीजें, डिवीजन ऑफ लेबर एंड हायरार्की आर स्टैंडर्ड। मतलब दे आर prior itself being connotated, they have been prior itself made that how it is going to be. So this is how he gives a you know wide explanation or of the definition of bureaucracy, okay. Then comes Max Weber. This is an important definition you should mention because he is a scholar of bureaucracy specifically as a topic, okay. So Max Weber developed the ideal type model, viewing bureaucracy as pattern of organization that maximizes administrative efficiency through rational collective activities. So जो हमारे मैक्स वेबर सर हैं, इन्होंने आइडियल टाइप मॉडल बनाया, ठीक है। ये यू हैव टू मेंशन, ही डेवलप्ड द आइडियल टाइप मॉडल, जहां पे उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को किस प्रकार से देखा कि ब्यूरोक्रेसी क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न है जो यह प्रयास करती है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है ना, वो मैक्सिमाइज हो जाए, वो ज्यादा हो जाए। किस प्रकार से? रैशनल कलेक्टिव एक्टिविटीज से। अब ये रैशनल कलेक्टिव एक्टिविटी भी डिफरेंट कॉनोटेशन में हो सकती है, साइंटिफिक हो सकती है, ट्रेडिशनल हो सकती है, वो उनका स्टडी में ज्यादा डीप का मुद्दा हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। इंपेरिकल एक्टिविटीज हो सकती हैं, ठीक है, लॉजिक रैशनैलिटी बेस्ड, ओके। सो हमारी टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी में आ जाते हैं अब हम। अब हमारा जो टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी है, ये हमारे जो स्कॉलर है फिट्जमॉस्टीन मार्क्स, इनका कैटेगराइजेशन हमारे बुक में दे रखा है, जो हमने समझना है, याद करना है, एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है। तो इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को चार भिन्न भिन्न प्रकार में बांटा, बेस्ड ऑन टू थिंग्स, हिस्ट्री और सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर्स, ठीक है। अब हम देख लेते हैं वो चार प्रकार क्या है। पहला है गार्डियन ब्यूरोक्रेसी, दूसरा है कास्ट ब्यूरोक्रेसी,
तीसरा है पैट्रनेज ब्यूरोक्रेसी और चौथा है मेरिट बेस्ड ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, ये हिस्टोरिकली डिफरेंशिएशन कैसे आएगा आप देखिए, समझ लीजिए यहाँ से शुरू हुई है हमारी घड़ी और यहाँ पहुंच चुकी है अभी। ठीक है, तो देखो, गार्डियन ब्यूरोक्रेसी, ऑफिशियल सेलेक्ट हुए जाते हैं ऑन एजुकेशन और ट्रेन किया जाता है उनको राइट कंडक्ट में, ताकि वो कस्टोडियन ऑफ जस्टिस के रूप में काम की करें। सो दिस इज ऑल अबाउट गार्डियन ब्यूरोक्रेसी। एंशियंट चाइना, गार्डियन से आप समझ जाना चाहिए कस्टोडियन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, गार्डियन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, कस्टोडियन ऑफ जस्टिस। उस टाइम पे फिर मतलब ब्यूरोक्रेसी का क्या वो था कि राइट कंडक्ट में काम करना है और एज कस्टोडियन ऑफ जस्टिस करना है, और उनका सिलेक्शन किस बेसिस में होता था, एजुकेशन और ट्रेनिंग के बेसिस पे। ठीक है, फिर आई कास्ट ब्यूरोक्रेसी। ये अराइज होती है जब कास्ट मतलब हुई जब कास्ट बेस्ड सोसाइटी आई। ये मार्क्स साहब है, इन्होंने क्या किया जब एनालाइज किया तो उन्होंने जिस प्रकार से हिस्ट्री पढ़ी उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला है। ठीक है, एंड दिस इज वन ऑफ द ऑप्ट वन, दैट इज व्हाई इट इज इन आवर सिलेबस एंड पीपल रीड इट। ओके, सो कास्ट बेस्ड ब्यूरोक्रेसी में देखो, उस टाइम पे फिर क्या उन्होंने कहा कि पहले तो चलो ऐसा चलता था, गार्डियनशिप वाला चलता था सिस्टम, फिर आई कास्ट बेस्ड सोसाइटी आ गई, जहां पे फिर रिक्रूटमेंट होने लगी, जो सिर्फ एक लिमिटेशन डाल दिया गया कि अपर स्ट्राटा, अपर क्लास के जो लोग हैं, जो स्पेशल प्रिविलेज वाली क्लासेस हैं, वो ही रिक्रूट हुए। तो रिक्रूटमेंट के हिसाब से हम देख रहे हैं इस वाले में। ठीक है, तो ये आया, फिर आया पैट्रनेज ब्यूरोक्रेसी। तो पोजीशन अवार्ड की जाती थी एज पॉलिटिकल फेवर्स या रिवॉर्ड्स फॉर पार्टी लॉयल्टी। This could have been in a situation of monarchy or dictatorship or not democracy specifically, or any other kind of totalitarianism, another kind of थियोलॉजिकल अगर कोई गवर्नमेंटल सिस्टम होगा तो उसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, अभी भी फेवर्स में होते हैं, फेवर्स नहीं बोलेंगे, सर्टेन रिवॉर्ड्स आर बीन प्रोवाइडेड, बट इन दिस कॉन्टेक्स्ट अगर लॉयल्टी है ना, सोचो कि मैं राजा हूँ और आप आते हो, आपने कुछ मतलब सोचो कुछ दवा बनाई है, यहाँ पे बीमारी फैली हुई थी, ठीक कर दी तुमने, मुर्गियां बचा ली मेरे राज्य की, तो फिर मैं तुम्हें बोलती हूँ जाओ, मैं तुम्हें हमारे राज्य का मेडिकल मिनिस्टर बनाती हूँ। तो दैट इज हाउ फेवर, मतलब आपने फेवर किया हमको, हमने आपको फेवर कर दिया, या फिर आपने हमारी तरफ लॉयल्टी दिखाई, हमारी सहायता की, तो हमने आपको लेवल अप कर दिया। ठीक है, तो मेरिट ब्यूरोक्रेसी इज समथिंग जहां पे ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स ऑफ एबिलिटी देखी जाती है, क्षमताओं का स्टैंडर्ड जो ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, अर्थात प्री डिटरमाइंड है, वो देखा जाता है। इंडिविजुअल का फिटनेस देखा जाता है जॉब के लिए, रादर देन उसका पर्सनल या पॉलिटिकल लिंक क्या है। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन नाउअडेज, व्हिच इज द मेरिट ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, फिर हमारी आ जाती है फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, वेबेरियन मॉडल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, टाइप्स पूछ लिया जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन ये देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं as in for your future also. Okay, so मैक्स वेबर का मॉडल है लीगल रैशनल अथॉरिटी। उन लोगों उनने ना ट्रेडिशनल अथॉरिटी और अपना एक दूसरा क्या था, कैरिज्मेटिक अथॉरिटी, और तीसरा लीगल रैशनल अथॉरिटी, तीन विभाजन किए थे अथॉरिटी के लिए। ठीक है, अगर आपने पढ़ रखे होंगे तो पॉलिटिकल साइंस में शायद पढ़ा होगा। तो इसमें मतलब उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को अंडर लीगल रैशनल अथॉरिटी में डाला। ठीक है, सो ही स्टेट्स he created this model, और उन्होंने एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क दिया फॉर प्रिडिक्टिंग एम्प्लॉय बिहेवियर, किस प्रकार का फीचर उनके हिसाब से होता है। तो स्ट्रक्चरल फीचर्स दिए पहले। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है ब्यूरोक्रेसी में, कि जो टास्क है उनको स्पेशलाइज्ड जो फंक्शंस में विभाजित कर दिया जाएगा, और उसके बाद हायरार्की, एक क्लियर स्ट्रक्चर होगा अथॉरिटी का कि कौन सा मेंबर अकाउंटेबल है सुपीरियर को। मतलब एक होल सिस्टम, ए है, बी है और सी है, काम कर रहे हैं, इनको देखेगा डी देखेगा, और डी को कौन देखेगा, ई देखेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा सिस्टम, that is the hierarchy. Then system of rule, objective system of rules, that is predefined rules are there, clearly let rules are there, जो rights, duties और काम करने का जो modes हैं उसको डिक्टेट करते हैं, ताकि
हमारे किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, विच इज आर्बिट्रेरीनेस, कोई भी तरह का आर्बिट्रेरी इशू हमारे सामने ना आए, ठीक है। देन कम्स रोल स्पेसिफिसिटी, how is it pronounced, role specificity, yes. So specific job descriptions earmark each employee's role, हर एक व्यक्ति को जो पोजीशन या रैंक दिया जाता है वो उनको स्पेसिफिक जॉब, उनका स्पेसिफिक टास्क असाइन कर दिया जाता है, ठीक है। तो रोल उनका अपना अपना स्पेसिफिक है। देन कम्स बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स एज प्रोवाइडेड बाय मैक्सवेल। सो हियर ही स्टेट्स, एक तो रेशनैलिटी है, बिहेवियर किस प्रकार से होगा, जो इंडिविजुअल्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनको रैशनली ऑब्जेक्टिव एविडेंस के ऊपर डिसीजन लेना है। फिर होता है इम्पार्शनैलिटी, so impersonality, not partiality, impersonality, whereby जो ऑफिस का बिजनेस है वो बिना किसी पर्सनल या पॉलिटिकल फेवर के व्यक्ति ने करना है, अंडर ब्यूरोक्रेसी। और फिर आती है न्यूट्रलिटी, द एबिलिटी टू सर्व एनी पॉलिटिकल रिजीम विदाउट बीइंग अलाइंड विद इट्स आइडियोलॉजी। So the thing is that even if they are in the discourse of this execution, they should not be aligned with any political ideology, because they are working as a people of the state, and a person of a state has no political party, no religion, okay, so that is the thing। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हमारा आ जाता है रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो एक तो देखो इंस्ट्रूमेंटल एजेंट है हमारा ब्यूरोक्रेसी पॉलिसी लीडरशिप के लिए। जो पॉलिसी लीडरशिप से किसका हमारा तात्पर्य है, जो हमारे लेजिस्लेचर है, ठीक है। तो उनका इंस्ट्रूमेंटल एजेंट कैसे है, वो लोग पॉलिसी को हमारे ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है, इंप्लीमेंट कर रही है। उससे पहले पॉलिसी एडवाइस भी है। देखो ये पिछले चैप्टर से मैं इस चीज पे फोकस करते आई हूँ, जो ब्यूरोक्रेट्स जो है वो प्रोफेशनल एडवाइस प्रोवाइड करते हैं हमारे पॉलिसी मेकर्स को, पॉलिटिकल पॉलिसी मेकर्स को, ताकि वो लॉज बना सके। और in the way this advice is for the political makers, because they are somewhere naive and they don't know how the thing is going to work, because the bureaucrats have specifically studied and read about it। तो जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स है वो हेल्प करते हैं उनको डिफाइन करने में और रिफाइन करने में, जो पॉलिसीज है वो लाना चाहते हैं। मतलब चलो विमेन सिक्योरिटी हम लोग को लानी है, ओके, किस प्रकार से लानी है, किस डेटा को देख के लानी है, किस अप्रोच से लानी है, दिस इज ऑल हमारे ब्यूरोक्रेट की एडवाइस से होता है। Then implementation, secondary thing, okay, although it is very prominently important, but this is also there, you need to understand, multiple people, normal layman does not know that, okay। So इम्प्लीमेंटेशन में दे प्ले अ क्रूशियल रोल, जिसमें वो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं और डिसीजन लेते हैं विद इन द एस्टैब्लिश्ड फ्रेमवर्क, ठीक है। देन परमानेंस, ये पिछले चैप्टर में हमने देख लिया कि किस प्रकार से उनको सर्टेन पावर, डेजिग्नेटेड पावर उनको मिलती है फॉर मेकिंग ऑफ सर्टेन रूल्स एंड थिंग्स, ओके। देन परमानेंस, टेम्पररी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जो भी देखो जो भी पॉलिटिशियन सरकार बनाते हैं ना, वो फिर हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनता है, कैबिनेट बनता है, हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, वो बन जाते हैं एग्जीक्यूटिव, ठीक है, उनका टर्म तक के लिए। तो उनको बोला जाता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव या फिर टेम्पररी एग्जीक्यूटिव। जो हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो ये जो है हमारे परमानेंट एम्प्लॉयज है, मेरिट के बेस्ड में, एक्सपर्टीज के बेस में और टेक्निकल नो हाउ के बेस में रखे हैं। यहाँ से देखो हमारे पिछले चैप्टर का टॉपिक आया था ना स्टेबिलिटी का, वो भी कोरिलेट होता है, ठीक है। सोचो अगर बाई चांस सरकार गिर जाती है, अगर सरकार की मेजोरिटी हट जाती है, तो एक प्रेसिडेंट स्टेट आ जाता है, प्रेसिडेंट रूल स्टेट आ जाता है, तो तब जो ये पूरा डिसीजन मेकिंग है, तब जो पूरा कंट्री का गवर्नेंस है वो एग्जीक्यूटिव लार्जली यूजली टोटली देखते हैं नेक्स्ट इलेक्शन तक, ठीक है। ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इन द प्रीवियस चैप्टर आल्सो, अभी भी बात की। तो ये जो है सर्टेन रूल्स, नेसेसरी रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं अंदर अथॉरिटी, जो इनको लेजिस्लेचर हमारी प्रदान करती है। नेक्स्ट वी हैव द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, किस प्रकार से हमारे ब्यूरोक्रेसी का इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है। तो देखो ये इम्पोर्टेंस मैग्नीफाई क्यों हो रहा है, क्योंकि जो स्टेट का डेवलपमेंटल एक जो एरेना है ना, उसमें स्टेट का एक रोल जो है वो अपने आप में एनलार्ज हो रहा है। तो स्टेट एक मल्टी फेसेटेड एजेंट बन गया है। पहले लॉ एंड ऑर्डर सोवरेन फंक्शन चलाया जाता है, डिफेंस प्रोवाइड करना है, परंतु अभी उसको रेगुलेटर, सोशल, पॉलिटिकल,
हर एस्पेक्ट, कल्चरल एस्पेक्ट्स तक को देखना चाहता है। कहीं वो रेगुलेटर है स्टेट हमारी, कहीं मेडिएट, स्टेट इन द सेंस नेशन की बात कर रही हूँ, ठीक है। स्टेट भी होगा डिफरेंट, देखो बिहार की गवर्नमेंट भी होगी, हमारी भारत की गवर्नमेंट भी होगी, उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो रेगुलेटर कहाँ काम होता है, कहीं मीडिएटर होता है, कहीं सर्विस प्रोवाइडर के रूप में होता है, और कहीं कहीं सोशल डायग्नोस्टिशियन के हिसाब में इस रूप में काम करता है, सोसाइटी की दिक्कतों को सुधारने का प्रयास, ठीक है। So that is how it has become a multifaceted agent. Then comes economic and social advancement. So ब्यूरोक्रेसी एक एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल है सर्टेन गोल्स के अचीवमेंट में विच इज इंक्लूसिव ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो यू नीड टू सी कितना ब्रॉडर एस्पेक्ट है, हेल्थ, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट ये और इंडस्ट्रियलाइजेशन सब इकोनॉमिक सोशल मेजर थिंग्स को कवर करता है। देन की कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या क्या है? सबसे पहला, रैपिड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हमारे ब्यूरोक्रेसी की महत्वता को, इंपॉर्टेंस को, नीड को और बढ़ा रहा है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स हो रही है इंडस्ट्रीज, तो नीड आ जा रही है। फिर है ग्रोइंग नीड्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर में जो आवश्यकता आ रही है वो है। फिर राइजिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ सिटीजन्स कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो दैट इज हाउ ब्यूरोक्रेसी का इंपॉर्टेंस अपने आप में बढ़ रहा है। अब हमारा आ जाता है मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या क्या है ब्यूरोक्रेसी के, ठीक है। तो देखो स्ट्रेंथ और वीकनेस तो सिस्टम में होती है, ठीक है। तो मतलब दैट इज ऑलमोस्ट एवरीवेयर, बट वी नीड टू सी। इसका मैंने बताया था मेरिट्स में फंक्शन और डिसफंक्शन करके भी आपका प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ सिस्टम फ्लो फ्रॉम इट्स स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड बिहेवियरल पैटर्न्स, ठीक है। सो अब हम मेरिट्स देखते हैं। मेरिट्स क्या क्या है? स्पेशलाइजेशन है, डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो हेल्प करता है कि ज्यादा प्रोफेशनलिज्म हो, किसको सबको पता है कि अच्छा मेरा रैंक ये है, मेरी पोजीशन ये है, मेरे को ये काम करना है। देन एथिकल बिहेवियर, ये कोर फंडामेंटल वैल्यू है, आइडियल ऑफ वोकेशन, रिलेट कीजिए। सिस्टमाइजेशन ऑफ रूल जो है वो रिड्यूस कर देता है इंडिविजुअल डिस्क्रिशन कि नहीं भाई मैं तो ऐसे करूंगा, मैं तो वैसे करूंगा, और पोटेंशियल करप्शन। ऑल द एक्सेप्शंस आर देयर, और recent news has been there whereby multiple servants, they knew a certain this project is going to be there in a specific area of a nation, and they bought inclusively togetherly bought multiple land, very expensive land, so that they can benefit from that land from the poor people who were residing there. So ये न्यूज के बारे में आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको, बिकॉज करंट न्यूज भी आवश्यक है ना एज ए स्टूडेंट आपके लिए। देन आती है ऑब्जेक्टिविटी, डिसीजंस आर मेड ऑन बेस्ड ऑन फाइल्स एंड पेपर रादर देन पर्सनल प्रेजुडिस। नहीं भाई, मतलब अपना जो मान्यता है उसको साइड रखते हुए स्टैट्स, रूल्स, लॉजिक्स, उसको देखते हुए, रेगुलेशंस को देखते हुए ही काम होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी है, सब्जेक्टिविटी नहीं है, ठीक है। देन स्टेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्डरलीनेस और कंटिन्यूटी, वो मैंने बताया ना, अगर देखो राज्य गिर गया, वो वाला सिस्टम। फिर हमारा आता है डिसफंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स या डीमेरिट। सबसे पहला रेड टेपिज्म, इसका मतलब क्या है पता है? सोचो अगर ये हमारी सेंटर गवर्नमेंट है और ये एक विलेज है, विलेज का नाम है ढोलकपुर, ठीक है। तो ढोलकपुर के लिए हमारी गवर्नमेंट ने निकाली स्कीम, और उसने इतना सारा पैसा बोला कि हमारे ढोलकपुर के पास जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो है एक लेवल में जाएगा, पहले ये ए नंबर का ब्यूरोक्रेटिक सेटअप होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, फिर डी है, फिर ई है, एंड देन फाइनली हमारे ढोलकपुर तक वो पहुंचता है, क्योंकि सेटअप है। तो रेड टेपिज्म में क्या होता है पता है? what is there is that, कहाँ गया हमारा येलो कलर? ओके, सो एक्सेसिव एडहेरेंस टू फॉर्मल रूल कैन ये मैं एग्जांपल बताऊंगी आपको, पहले आप ये देखिए, कैन डिले एक्शन। तो अक्सर बहुत ज्यादा फॉर्मल रूल्स भी जो है वो एक्शन डिले कर देते हैं, ठीक है। तो दैट इज रेड टेपिज्म, मतलब फॉर डूइंग वन एक्शन। अनदर एग्जांपल यू कैन टेक, ढोलकपुर में सोचो हमारा छोटा भीम जो है, उसको कोई इशू है ना, तो वो यहाँ जाता है हमारे इस ए लेवल, वो बोलता है कि ऊपर जाओ, फिर वो एग्जीक्यूटिव बोलता है और ऊपर जाओ। तो ऐसे कर करके बहुत ज्यादा एक्सेसिव डिले हो जाता है, एक ये दिक्कत है। दूसरी दिक्कत जो मैं आपको बता रही हूँ, इधर देखो, देखो ये जो हमारे कंसोलिडेटेड, सोचो कोई भी हम लोग को फंड दिया गया, ठीक है, ढोलकपुर को, फिर वो फंड यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ आया, अब वो यहाँ आया, फिर वो यहाँ आया, फिर वो यहाँ आया, फिर वो यहाँ आया, और यहाँ
बस ये डॉट पहुंचा। आप समझिए इसको ना एक लीकिंग वो बोलते हैं, कि मतलब ये जो पानी है, सोचो पानी ले लो पैसे को, ये जो बहता हुआ आया है नीचे पहुंचा है बूंद जितना, और ऊपर बाकी कहाँ गया, वो निकाल दिया गया। सो दैट इज एन इशू विच इज द system is facing. Okay, so that is the thing, and we all know that. Now next हमारा जो demerit है वो है bug passing, which is shifting responsibility or blame to other. This is an issue. मतलब ये मैंने एग्जांपल दिया था ना, ढोलकपुर से भीम ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर जाना पड़ रहा है एग्जीक्यूटिव में, वो रिजिडिटी क्या है, एडिक्शन टू प्रेसिडेंट एंड रिलक्टेंस टू डेलीगेट अथॉरिटी। मतलब वही स्टेटस को का मैंने एग्जांपल आपको पिछले चैप्टर्स में दिया था ना, वो है यहाँ पे, ठीक है। अब स्टेटस को कहा क्या है आपको पता होना चाहिए। बंदा एक व्यक्ति मेरे को कमेंट करके बताएगा व्हाट इज स्टेटस को, डाउन इन द कमेंट। देन हमारा एरोगेंस, एक टेंडेंसी की ह्यूमन एलिमेंट को इग्नोर ही कर देना एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में, नहीं भाई हम तो ऐसे चलते थे ऐसे चलेगा, हम लोग नहीं कर रहे, हाँ हाँ हमारे पास ये है, हमारा ये है, हमारा वो है, तो दैट इज एन इशू। ओके, ऑलराइट, फिर हम हमारे आ जाते हैं फाइनली कंक्लूजन में। तो जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है एक रूडिमेंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, एक बहुत मुख्य ऑर्गेनाइजेशन है विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड और केप्ट असाइड। एक ऐसा वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें हेल्प करता है कि गवर्नमेंट के वेरियस लेवल्स पर डिफरेंट डिफरेंट टास्क हम कर पाए, ठीक है। भले ही कितने भी ब्यूटिफुल थिंग्स आर देयर, स्टिल कुछ रिजिडिटी, कुछ रेड टेपिज्म, कुछ करप्शन इज स्टिल देयर। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू ओवरकम। और इट्स इंट्रिंसिक मेरिट्स आर आल्सो देयर, जैसे मैंने देखा ऑर्डरलीनेस देखा, एक्सपर्टाइज देखा, न्यूट्रलिटी देखा। तो ये सारी चीज है, ठीक है। भले ही ये रिजिडिटी वगैरह रेड टेपिज्म है, लेकिन ये जो चीजें हैं और सर्टेन चीजें हमने पिछली स्लाइड्स में देखी, ये हमारे ब्यूरोक्रेसी को मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की गवर्नेंस के लिए एक इनडिस्पेंसिबल, मतलब छोड़ा नहीं जा सकता ऐसा पार्ट बना देता है। अब जो करंट ग्लोबल सिनेरियो है वो डिमांड करता है कि ब्यूरोक्रेसी एक चेंज ओरिएंटेड शेप में हो, फॉर्मेट में हो, ताकि वक्त के साथ वो चेंज कर सके, ताकि वो कैपेबल हो कि जो राइजिंग एस्पिरेशंस है लोगों के उसको वो पूरा कर सके, ठीक है। तो दिस इज दिस कंक्लूजन। आई होप इफ यू फील यू कैन screenshot it, then further moving, this chapter is completed. You have any doubt, ask me in the question in the comments, and कुछ और पढ़ाना है तो वही बताओ, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए, ठीक है। किसी और के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको हमारे तरफ से कोई हेल्प हो जाए। आई होप आपको समझ आया हो, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।